second semester students of GS College of Commerce Vartha to the class of research methodology, and the subject today we will go for learning the lesson number 18, that is the sampling techniques. Now in this lesson we will go for the learning of the classification of sampling techniques. As I said in the earlier class, the sampling techniques can be classified under two categories. One is the non-probability sampling techniques and the second one is the probability sampling techniques. So it can be further divided into two categories. The non-probability sampling techniques can be categorized as four categories: convenience sampling, judgmental sampling, quota sampling and snowball sampling. Now on the other hand, on the probability sampling techniques, we can classify into four categories again: simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling and cluster sampling. So overall 8 methods. Now let us first go for the probability sampling methods. Here what is a probability? Probability is nothing but a chance of occurrence of an event or the non-occurrence of an event. I will give you a simple example. You have a coin in your hand. आपके हाथ में एक कॉइन है, वो कॉइन को आप हाथ में रखिए, उसको टॉस किए या आपके पास दो ही चारा है, या तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा। यानी अगर आप 10 बार उसको टॉस किया है तो कम से कम 5 टाइम्स आपको हेड आ सकता है, 5 टाइम्स आपको टेल आ सकता है। यानी आपके पास दो ही अपॉर्चुनिटीज है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी 50-50% चांसेस है। ये जो 50-50% चांसेस जो बोल रहे हैं ना, इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी के सबसे इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स है। वो क्या है? इट इज कंसर्न टू द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. A probability sample is a sample in which every element of the population has a known and equal probability of being selected into the sample. For example, आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के 50 स्टूडेंट्स हैं। मेरे को 50 में से 10 लोगों को निकालना है, कोई मेरे को क्वेश्चंस पूछना, ताकि मेरा सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मेरे को 50 लोगों को पूछने के लिए कम से कम 10-10 मिनट एक को निकाला तो भी 500 मिनट हो जाते। लेकिन अगर मेरे को 10 लोगों को अगर 10-10 मिनट लिया तो 100 मिनट में मेरे को पूरा क्लास की जांच पड़ताल हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, 50 में से 10 लोगों को सैंपल करके ले लूँगा। तो मेरा सैंपल की सिलेक्शन कैसी होंगी? वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। मैं कैसे करूँगा? हर 50 में से 50 स्टूडेंट्स को ही एक अपॉर्चुनिटी है, वो सेलेक्ट हो सकता है। जैसे मैं कॉल कर सकता हूँ किसी को भी 50 में से, यानी हर 50 को सेलेक्ट भी हो सकता है या सिलेक्शन सैंपल नहीं भी हो सकता है, यानी उनको चुना जा सकता है या नहीं चुना भी सकता है। यानी मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी है, चुनना ना चुनना। यानी हर स्टूडेंट को 50-50% चांसेस है 50 में किस में रहने के लिए? वो 10 वाली सैंपल में रहने के लिए। अब मैं सैंपल की प्रोबेबिलिटी की सिलेक्शन देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन कैसे? सैंपल साइज कितना है यहाँ पे लिखो 10, पॉपुलेशन साइज कितना 50, 10/50 × 100, यानी 20% जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन फॉर एवरी स्टूडेंट है। क्यों? सैंपल में रहने के लिए। अब सैंपल में ना रहने के लिए मैंने 100 में से 80 निकाल दिया तो 20 निकाल दिया तो 80% है। 100 - 20 is equal to 100 - 20 is equal to 80. Automatically, this is the way how it is to be done in the manner. Second one is procedure for drawing probability sample. To select a suitable sampling frame, which element is assigned a number from 1 to n. Generate n sample size, different random numbers between 1 to n. And the fourth one, the numbers generated denote the elements that should be included in the So how you do it? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टेप में क्या बताया? सेलेक्ट ए सूटेबल सैम्पलिंग फ्रेम। मेरा सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का RM क्लास। तो उसमें कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। तो मैं 50 लोगों को क्या करूँगा? 1 से 50 तक मैं नंबर दे दूँगा, रोल नंबर। फिर उसके बाद क्या करूँगा? मेरा सैम्पल साइज जो है उसमें से मैं निकालूंगा।
तो मेरा सैंपल साइज कैसे रह सकता है, मेरे हिसाब से लगता है। रोल नंबर 1 भी हो सकता है, रोल नंबर 10 भी हो सकता है, रोल नंबर 49 भी हो सकता है, रोल नंबर 31 भी हो सकता है, रोल नंबर 29 भी हो सकता है। तो मेरे को सिंपली 10 लोगों को चुनना है आउट ऑफ 50। तो मेरे हिसाब से मैं चुनूंगा रैंडमली, जो मन में आए वो नंबर पुकार लूंगा। और जैसे 10 हो गया मैं बोलूंगा थैंक यू, बाकी लोग अलग हो जाओ, ये 10 लोग अलग बैठेंगे, इनको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो भी आंसर देंगे प्लस माइनस जो भी होगा वो 10 लोगों का नहीं है, वो पूरा क्लास 50 के ऊपर उसके आउटपुट मिलने वाला है। सो द नंबर्स जनरेटेड डिनोट द एलिमेंट्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। एक बार वो नंबर आ गया, वो नंबर लोगों को मैं अलग बोल देता, रोल नंबर 1 इधर आके बैठो, रोल नंबर 10 इधर आके बैठो, रोल नंबर 29 इधर आके बैठो, रोल नंबर 34 इधर आके बैठो। ऐसे 10 लोग हो गया, मैं बोलूँगा बाकी लोग अलग हो जाए, ये 10 लोग अलग है, इनको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इनका प्लस माइनस जो भी होगा इनकी रिजल्ट जो है वो रिजल्ट तुम्हारे को लागू, यानी पूरे के पूरे 50 को लागू होगा। तो दिस इज द वे हाउ द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज यूटिलाइज्ड। अब दूसरा मेथड में जाएंगे, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये सिंपल रैंडम से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहाँ कोई सिस्टम नहीं है, मेरे मन के मैंने बुलाया। अब ये सैम्पलिंग कैसे करेंगे, थोड़ा सा सिस्टमैटिक करेंगे। तो ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक कैसे करेंगे, probability sampling in which the entire population is numbered and elements are drawn using a skip interval। मैंने 1 to 50 को बुलाया, लेकिन 1 to 50 को ऐसे ही नहीं बुलाया, मैंने एक फार्मूला अप्रोच किया। फार्मूला क्या था, हर 10 नंबर को मैं बुलाऊंगा या हर 5वें नंबर को मैं बुलाऊंगा। तो पहला मैंने बोला रोल नंबर 1, उसके बाद रोल नंबर 6, उसके बाद रोल नंबर 11, उसके बाद रोल नंबर 16, उसके बाद रोल नंबर 21, उसके बाद रोल नंबर 23, 21 के बाद रोल नंबर 27, ऐसे जो भी होगा 25 26 होगा। उसके बाद रोल नंबर 31, उसके बाद रोल नंबर 37, उसके बाद रोल नंबर 41। ऐसा मैंने 10 लोगों को बुलाया, यानी मैंने एक क्लास इंटरवल रखा हूँ, एक स्किप इंटरवल बोलते हैं इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी में। ये जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के समय जो इंटरवल रखते हैं इसको स्किप इंटरवल बोलते हैं। तो मैंने पहले क्या किया था, 50 लोगों को रोल नंबर दे दिया और 50 लोगों की रोल नंबर में मैं 5-5 की अंतर रखा था। मैं जब चुनने को गया था तो मैंने क्या किया, स्किप इंटरवल 5 रखा। स्किप इंटरवल कैसी आती, मेरा पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। मेरा पॉपुलेशन साइज कितना है 50, मेरा सैंपल साइज कितना है 10, 50 बाई 10 इज इक्वल टू 5। मेरा स्किप इंटरवल 5 आ गया। तो मैं क्या करूँगा, अभी प्रोसीजर क्या है देखो, सेलेक्ट ए सूटेबल सैम्पलिंग फ्रेम। मेरा सूटेबल सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, एमकॉम सेकंड सेमेस्टर आर क्लास स्टूडेंट्स। दूसरा, ईच एलिमेंट इज असाइन्ड अ नंबर फ्रॉम 1 to n, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसा 50 लोगों को बुलाया। फिर उसके बाद डिटरमाइन द सैंपल इंटरवल। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे पॉपुलेशन साइज बाय सैंपल साइज 50 बाई 10 इज इक्वल टू 5, वो तो सैंपल इंटरवल या स्किप इंटरवल हो गया। फिर उसके बाद सेलेक्ट अ रैंडम नंबर। पहला जो मेरा इंटरवल क्या है 1 to 5, तो 1 to 5 में से मैं 1 को भी बुला सकता है, 2 को भी बुला सकता है, 3 को भी बुला सकता है, 4 को भी बुला सकता है या 5 को भी बुला सकता है। लेकिन वहाँ रैंडम है, वहाँ कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन सिस्टम यही है, मेरे को पहले 1 से 5 तक ही बुलाना है, उसमें से एक आधे नंबर को बुलाना है। तो ऑटोमेटिकली मैं रोल नंबर 2 को बुलाया। एक बार रोल नंबर 2 को बुला लिया, वो एक सैंपल हो गया। अब उसके बाद क्या है, पहला 1 to 5 हो गया। उसके बाद नंबर कैसे आएगा 6 से 11 तक आएगा, यानी 5 लोग है ना, 6 7 8 9 10 5 10 तक आएगा। 6 से 10, 6 से 10 में से मेरे को फिर और एक नंबर को बुलाना है। मैं 6 को भी बुला सकता, 7 को भी बुला सकता, 8 को भी बुला सकता, 9 को भी बुला सकता, 10 को भी बुला सकता। यानी ये 6 to 10 में जो नंबर है उसमें से कोई भी नंबर को मैं दूसरा सैंपल ले सकता। उसके बाद 11 से 15, उसमें से कोई भी नंबर को मैं तीसरा सैंपल ले सकता। उसके बाद 16 से 20, उसमें से कोई भी एक नंबर को मैं चौथा सैंपल ले सकता। ऐसा लेते लेते मेरे को 10 लोगों की सैंपल इकट्ठा करना है। लेकिन मैं तो यहाँ सिस्टम भी फॉलो कर रहा, मैं रैंडमली सेलेक्ट भी कर रहा। कोई नियम नहीं है 1 to 5 के बीच 1 को ही लेना, 5 को ही लेना, मैं जो आए वो मन में ले लो, लेकिन 1 to 5 के बीच में लेना। सो दिस इज द वे, ये जो सिस्टमैटिक सैंपलिंग की पद्धति है। मेरा पद्धति जो है, पहला जो है कोई पद्धति नहीं था, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, 10 लोगों को मैंने चुना लिया, सैंपल करके ले लिया। अब दूसरे में क्या है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टम तो फॉलो किया मैंने,
कौन सी सिस्टम? क्लास इंटरवल 5 रखा, एस्केप इंटरवल 5 रखा, और हर 5 इंटरवल में जो रैंडम नंबर है वो मैं लिया, उतना फ्रीडम मैंने ले लिया। लेकिन प्रतिबंध क्या था? फ्रीडम में लेते वक्त 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15 ये तो पक्का है, उसमें से एक आधी लेना है, उसके आउट, उसके बाहर की, उसके आगे की मैं नहीं ले सकता। सो दैट इज द वे हाउ दिस सिस्टमैटिक सैंपलिंग इज कंडक्टेड। अब तीसरा स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ये स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग भी एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग की एक पद्धति है, लेकिन यहाँ कैसे होते हैं? The original or parent population is divided into 2 or more mutually exclusive and exhaustive subsets. Example मैं लेते हैं। For example, अभी तुम्हारा क्लास ही ले लेगा, मेरे को रिसर्च मेथोडोलॉजी का एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का 50 लोगों की एक क्लास है, तो मैं क्या करूँगा, 50 में से जितने भी गर्ल्स हैं उन सबको एक अलग कैटेगरी कर दूंगा, और जितने भी बॉयज़ हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल अपने कॉलेज में ज़्यादा महिलाएं हैं, तो मैं क्या करूँगा, 35 गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, 15 बॉय स्टूडेंट हैं, मैं इसे 2 टुकड़े कर दूँ। उसमें समानता होना ऐसा कोई जरूरी नहीं। मेरा फॉर्मूला क्या है? पूरी गर्ल्स को एक टीम, पूरे बॉयज़ को एक टीम, पूरे मेल को एक टीम, पूरे फीमेल को एक टीम। अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड स्टेप में उसमें से मैं अलग अलग टुकड़े करूँगा। कैसे करूँगा? गर्ल्स में से 2 टुकड़े करूँगा, जो वर्धा शहर के हैं, जो वर्धा शहर के बाहर के गाँव के। बॉयज़ में भी मैं क्या करूँगा, जो वर्धा शहर के हैं और जो वर्धा शहर के बाहर के गांव के हैं। यानी एक एक टुकड़े में और 2-2 टुकड़े आ गए। अब एक एक टुकड़े में 2-2 टुकड़े हो गए। पहले मैंने क्या किया था, टोटल 50 को 2 टुकड़े किए, उसके बाद हर टुकड़े को 2 और टुकड़े किए हैं। अब मेरे पास कितने टुकड़े आ गए हैं? पहले स्टेप के 2 टुकड़े, दूसरे स्टेप के 2 टुकड़े, यानी मेरे पास 4 कैटेगरीज हो गया। तो ये 4 कैटेगरीज में मेरे को 10 लोगों को लेना है। अब पहला कैटेगरी से मैं 2 ले लूंगा, तीसरी कैटेगरी से, दूसरी कैटेगरी से 3 ले लूंगा, चौथी कैटेगरी बॉयज से, तीसरी कैटेगरी बॉयज में से 3 को ले लूंगा, और चौथी कैटेगरी बॉयज में से 2 को ले लूंगा। मेरे को कितना चाहिए? 10 ही चाहिए। यानी फर्स्ट कैटेगरी में कितना ले लो, दूसरी कैटेगरी में ले लो, लेकिन दोनों फीमेल है ना, उसमें से मेरे को 10 होना, 5 होना, और दूसरा बॉयज में 2 टुकड़े हैं, उसमें से मेरे को 5 होगा। यानी ये +5 कितना हो गया? 10। यानी स्ट्रैटा फॉलो किया। स्ट्रैटा माने क्या है? एक पर्टिकुलर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सबसेट है, वो मैंने फॉलो किया, मेल एंड फीमेल। अगर वैसा भी नहीं किया तो मैं और एक फॉलो कर सकता है। एग्जाम्पल तो मेल एंड फीमेल लिया, अब दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है कि कितने शहर के लोग हैं, कितने गांव के लोग हैं, मैं ऐसे 2 टुकड़े कर सकता हूँ। जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स 50 है, उनमें से शहर में रहने वाले को 1 टुकड़ा कर दिया, और जिसमें से बाहर के लोग उसको मैंने 1 टुकड़ा कर दिया। इसमें से भी ये 35 लोग आए, ये 15 लोग आए समझो, या 30 लोग आए, ये 25 लोग आए, 25-25 आया समझो। तो उसमें से मेरे को 10-10 लेना है, और 2 टुकड़े कर दूंगा। एक बार वहाँ के मैं क्या करूँगा, पहले शहर वाले और गांव वाले, फिर उसमें से मैं क्या करूँगा, बॉयज़ और गर्ल्स अलग, बॉयज़ और गर्ल्स। यानी अब तुम कैसे भी करो, तुम्हारे स्ट्रैटिफाइड सिस्टम, लेकिन एक स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटा बोलते हैं, स्ट्रैटा माने सेगमेंट है। मार्केटिंग में आप पढ़े थे सेगमेंटेशन, हेटेरोजेनस से होमोजेनस में कन्वर्ट करना, इसको सेगमेंटेशन बोलते हैं। मार्केटिंग सेगमेंट का डेफिनेशन राउत सर ने क्या बताया होगा आपको? द डिविजन ऑफ द मार्केट्स फ्रॉम द हेटेरोजेनिक नेचर टू होमोजेनिक नेचर, जिसको हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। वैसे यहाँ पर भी टोटल जो पॉपुलेशन है, इसको हेटेरोजेनस से होमोजेनस में कन्वर्ट किया, फिर होमोजेनस से अपने को सैंपल कलेक्शन दिया। तो मेरे को क्या है, 10 लोग को होना। मेरे पास जितने भी कैटेगरीज आया, उसमें से मिला के मेरे को 10 लोगों को लेना। तो कहीं तो भी एक पद्धति को फॉलो किया, और स्ट्रैटिफाइड वे, सेगमेंटेशन वे में फॉलो किया। स्ट्रैटा माने सेगमेंट है। अब दूसरी, नेक्स्ट वन, क्लस्टर सैंपल। तो ये क्लस्टर सैंपल क्या है? क्लस्टर माने क्या है? छोटी छोटी झोपड़े, छोटे छोटे इलाके, इसको क्लस्टर बोलते हैं जियोग्राफी में, या सोशियोलॉजी में, या एंथ्रोपोलॉजी में। ये क्लस्टर सैंपल क्या होता है? हियर द सैंपलिंग यूनिट्स आर सेलेक्टेड इन ग्रुप्स। There are 2 basic steps in cluster sampling.
पहला क्या है, टोटल पॉपुलेशन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सबसेट्स में कैटेगराइज कर दो, जो इसके पहले जो सिस्टम किया था वही करो। फिर उसके बाद रैंडम सैंपल ऑफ सबसेट इज सेलेक्टेड हियर, ये देखो एक बार 2 टुकड़े हो गया, अब दूसरे टुकड़े में मेरे को रैंडमली लेना है, उसको और बाइफरकेशन नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 ही टुकड़े किए, पहले क्या था वो, गांव वाले और शहर वाले, तो उसमें से मेरे को रैंडमली लेना है। गांव वाले से कितने को लेते तुम्हारा इच्छा है, शहर वाले से कितने लेते तुम्हारा इच्छा है, यहाँ कोई रूल नहीं है, लेकिन सैम्पलिंग करना पड़ेगा, टोटल 10 लेना पड़ेगा। अब उसकी क्लस्टर सैम्पलिंग की बहुत सारे तरीके हैं, इसमें मेनली 3 तरीके हैं। एक है 1 स्टेप अप्रोच, दूसरा 2 स्टेप अप्रोच, तीसरा मल्टी स्टेज अप्रोच। ये 1 स्टेप अप्रोच मतलब होता है एक ही बार उसको टुकड़े कर दो, उसमें से ले लो। दूसरा 2 स्टेप अप्रोच, 2 बार उसको टुकड़े करो और वहां से रैंडमली ले लो। और तीसरा जो है मल्टी स्टेज, यहाँ पे कोई कितनी भी कर सकते हो तुम। फॉर एग्जाम्पल मैं बता सकता, अपना ही एग्जाम्पल ले लेंगे। 50 स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी के लेकर पहला अप्रोच है कि गांव वाले शहर वाले। अब ये गांव वाले से मेल एंड फीमेल, शहर वाले से मेल एंड फीमेल। अब ये जो मेल एंड फीमेल गांव वाले से और शहर वाले से लिए, उसमें से और टुकड़े ले लेंगे जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड है, जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, जिनके पास 2 व्हीलर है, जिनके पास 2 व्हीलर नहीं है। ऐसे कितने भी तुम मल्टी स्टेज, और आखिरी स्टेज में तुम क्या करोगे, उसमें से तुम एक एक को चुनेंगे और 10 लोगों को इकट्ठा करेंगे एज ए सैंपल। इसको बोलेंगे मल्टी स्टेज अप्रोच और मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं। इसको मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी बोल सकता है, कभी कभार इसको मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी बोला जा सकता है। अब दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स, उसमें सबसे पहला है कन्वीनियंस सैंपल। कन्वीनियंट सैंपल माने तुम्हारे को इतनी कन्वीनियंट है, इजी है। फॉर एग्जांपल मैं कोई रूल फॉलो नहीं करता, तुम्हारे क्लास में आ जाता डायरेक्टली, सब लोग गुड मॉर्निंग सर बोले, मैंने बैठा बोला, फिर उसके बाद क्या बोलता, मेरे को मेरे पहले जो नज़र में जो बच्चे आए, जो बच्चियाँ आए, जो स्टूडेंट आए मेरे नज़र में, उनको मैं बुला लूँगा। मेरे को कन्वीनियंट होना, मेरे को ये सब डिफ़िकल्टीज नहीं होना, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसी कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होना, कन्वीनियंस होना। हाँ अरे तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, वो तो रैंडम सैम्पलिंग है, लेकिन उसके अलावा कन्वीनियंस है। इसके और छोटी सी एग्जांपल दे देता है। फॉर एग्जांपल मेरे कॉलोनी में किसी से कुछ बात के लिए पूछना, उसी के ऊपर विवरण लेना। मैंने ठान लिया मेरे को 4-5 लोगों से इसके बारे में डाटा एंड इंफॉर्मेशन लेना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे कॉलोनी में कितने लोग हैं, उनके घर नंबर क्या है, उसमें से कौन अधिकारी है, उसका नाम क्या है, ये सभी बातें मेरे को कोई लेन देन नहीं। मैं घर से बाहर निकलूँगा, रोड में घूमते चले जाऊँगा, सबसे पहले जो आदमी मेरे को दिखता उनसे मैं पूछ लूँगा, फिर थोड़ा और दूर गया और दूसरा आदमी कोई मिला, उनको पूछ लिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लासिफिकेशन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगराइजेशन। कन्वीनियंस है, बैठे बैठे घूमते घूमते मेरे को काम हो जाए और मेरा सैंपल भी हो जाना, उसकी डाटा कलेक्शन भी हो जाना और आराम से मैं घर आ जाना। मैंने घूमना भी हो जाता आधा घंटा में, लोगों से बात करना भी हो जाता, डाटा मिल गया, घर आ गया, खत्म काम। इसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। फिर उसके बाद है जजमेंट सैंपलिंग। ये तो थोड़ा जजमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो कौन सी जजमेंट है? पर्सनल जजमेंट। तो पर्सनल जजमेंट कैसा है? उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, ओनली पर्सनल जजमेंट ही क्राइटेरिया है। तुमको जो लगता है वही लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 50 लोगों में से 10 को लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जजमेंट सैंपलिंग करूँगा। मेरे को अगर अच्छी आउटपुट आना है, यानी मेरा सब्जेक्ट सबको समझ में आ रहा, समझो ऐसा आउटपुट मेरे को निकालना है, मैं क्या करूँगा, तुम्हारे 50 के क्लास में से जो हाईली क्वालिफाइड, हाईली नॉलेज है और हर दिन क्लास अटेंड हो रहे और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ऐसे 10 लोगों को मैं चुन लूँगा और उनको जो क्वेश्चन, इतनी सिंपल क्वेश्चन पूछ लूँगा कि वो 100% परफेक्ट आंसर दिया जाए। तो ऑटोमेटिकली वो तो 100% आंसर देने वाले, क्योंकि मेहनती बच्चे हैं, नॉलेज है, बहुत वेरीफाई कर रहे हैं।
लेकिन सिलेक्शन कैसे किया, हमारा पर्सनल जजमेंट है ना, क्योंकि मेरे का आउटपुट इम्पॉर्टेंट है। आउटपुट क्या होना, मेरा क्लास सबको समझ में आया, सभी को सब कुछ आ गया, कोई चिंता नहीं, ऐसे आउटपुट दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पर्सनल जजमेंट इकट्ठा करूँगा और उसमें से सैंपल निकालूंगा। दिस इज द वे हाउ द जजमेंट सैंपल इज गोइंग टू टेक इनटू रिसर्च आल्सो। यहाँ रिसर्चर की बायस होती है, यहाँ रिसर्चर की बायस क्या है, पर्सनल जजमेंट है। मेरे को आउटपुट खराब भी दिखा सकता हूँ, मेरा आउटपुट में सही भी दिखा सकता हूँ। अगर मेरे को खराब दिखाना है, सैंपल को मैं खराब ले लूँगा। अगर मेरे को सही दिखाना है, सैंपल को सही ले लूँगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल सोमनाथ सर की क्लास बहुत खराब है करके दिखाना है समझो, तो प्रिंसिपल सर क्या करेंगे, क्लास में आ जाएंगे समझो। तो प्रिंसिपल सर क्या करेंगे, जो खराब स्टूडेंट्स है उनको सेलेक्ट करेंगे। उनको तो आता ही नहीं, वो कभी कॉलेज की मुंह देखा भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा, तो प्रिंसिपल सर उनको 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए उनके नॉलेज के अनुसार, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने फेल हो गया। तो फिर प्रिंसिपल सर क्या बोलेंगे, अरे तुम क्या क्लास पढ़ा रहे हो, तो ये लोग क्या क्लास सुन रहे हैं और एक बार ये चैप्टर पढ़ा, क्योंकि जजमेंट सैम्पलिंग हो गया। तो ये जो पर्सनल बायस जो है, पर्सनल जजमेंट के हिसाब से जो करते हैं, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में करते हैं, इसलिए इसको जजमेंटल सैंपल बोल सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वन, क्वाटा सैंपलिंग। ये तो थोड़ा सा साइंटिफिक और साइंटिफिक है। Non-probability samples in which population subgroups are classified on the basis of researcher judgment. Non-probability samples in which population subgroups are classified on the basis of researcher judgment. Researcher की judgment के हिसाब से सैंपल को सबग्रुप्स बनाना, लेकिन वो रिसर्चर की रिक्वायरमेंट है। उनके पास एक कोई तो भी एक सेगमेंटेशन है, क्वाटा बोलते हैं। क्वाटा क्या है, क्वाटा माने एक पर्टिकुलर टुकड़ा, क्वाटा माने एक पर्टिकुलर अलॉटमेंट है। तो मेरा अलॉटमेंट ये सकता है कि जितने भी लोग बीकॉम से आए हैं एमकॉम में, उनको ही पूछना है, ये क्वाटा है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ बीसीसीए से जो आया समझो, फॉर एग्जाम्पल बीए से आया समझो, या कोई तो भी आया, मैं उनको नहीं लूँगा, मैं सिर्फ बीकॉम वाले को ले। नहीं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है, मेरा इच्छा है, साइंटिफिक अप्रोच नहीं है ये। और साइंटिफिक अप्रोच करते वक्त मैं क्या किया, मेरा सब ग्रुप को मैं ही फॉर्मुलेट किया और मेरा जजमेंट के मुताबिक मैंने किया। मेरे को एक धारणा है, जितने भी एमबीए बच्चे पढ़ते हैं उसमें अगर कॉमर्स के बच्चे रहेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहता, क्योंकि कॉमर्स इज मच पावरफुल देन मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट सब्जेक्ट कहाँ से आया, इकोनॉमिक्स से आया। कॉमर्स कहाँ से आया, इकोनॉमिक्स से आया। तो मेरा धारणा के अनुसार मैं क्या करूँगा, अगर एमबीए क्लास में जो बच्चे हैं उनको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं क्या करूँगा, जितने भी कॉमर्स के बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उनको चुनूंगा, क्योंकि मेरा सैंपल वैसे ही लिया मैंने, बेसिस ऑफ रिसर्चर जजमेंट। मेरा जजमेंट क्या है, एमबीए बच्चे बहुत होशियार है। अगर बहुत होशियार है समझना अकाउंटिंग सब्जेक्ट में, तो मैं साइंस वाले को अगर पूछेंगे तो गलत हो सकता है थोड़ा बहुत। तो मैं क्या करूँगा, कॉमर्स स्टूडेंट्स को ही पूछूंगा, क्योंकि कॉमर्स वाले का अकाउंटेंसी आता ही है। तो ऑटोमेटिकली ऐसी जो सिस्टम है जिसके ऊपर रिसर्चर की जजमेंट है, लेकिन उन्होंने क्वाटा किया, क्वाटा माने टुकड़े किए। कौन सी टुकड़े किया, कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स। बीएससी वाले, बीटेक वाले अगर एमबीए में आया, बी फार्मेसी वाले, बीसीसीए वाले फॉर एग्जाम्पल, तो उनको उतना तड़क नॉलेज नहीं रहता कॉमर्स में। तो मैंने क्या किया, मेरा क्वाटा कर दिया। क्वाटा कैसा है, कॉमर्स एंड नॉन कॉमर्स। तो ऐसे मेरे को अगर मैं सैम्पलिंग करता हूँ, उसमें से 10 लोगों को लेता हूँ, तो ऐसे जो सैंपल अगर मैं लेता हूँ एज अ रिसर्चर, इसको हम बोलते हैं क्वाटा सैंपल। फिर उसके बाद स्नोबॉल सैंपल। ये तो बहुत 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 ईजीएस्ट वे ऑफ डूइंग। तो ये इसमें क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स इन विच द सिलेक्शन ऑफ एडिशनल रेस्पोंडेंट्स इज बेस्ड ऑन रेफरेंस फ्रॉम द इनिशियल रेस्पोंडेंट्स। अब ये रेफरेंस जो बोलते हैं उसके जरिए हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एमकॉम रिसर्च सिलेबस की, रिसर्च मेथोडोलॉजी सिलेबस के 10 बच्चों को मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो आपका क्लास टीचर नहीं हूँ समझो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अग्रवाल सर आपका क्लास टीचर, तो मैं क्या करूँगा, अग्रवाल सर को, सर थोड़ा सा आपके जो क्लास टीचर है आपके क्लास से मेरे को 10 लोगों को भेज दो।
तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक स्नोबॉल सैंपल किया। स्नोबॉल सैंपल कैसा है? सर को बोल दिया सर आपके हिसाब से 10 लोगों को भेज दो। तो ये रेफरल बेस्ड इनिशियल रेस्पोंडेंट था। यहाँ रेफरेंस कौन लिया? अग्रवाल सर को लिया। रेफरेंस कौन किया? अग्रवाल सर ने किया। किसको रेफर किया? 10 लोगों को रेफर किया। तो दिस इज द वे हाउ वी कॉल इट एज स्नोबॉल। यहाँ से भी मेरे को 10 लोग आ गए। ये तो साइंटिफिक अप्रोच है, क्योंकि आपका क्लास टीचर बहुत अच्छा जानते हैं आपके बारे में। तो मेरे को उतना जानकारी नहीं, मैं सिर्फ टीचर हूँ, लेकिन वो क्लास टीचर है। तो सच टाइप ऑफ सैम्पलिंग कलेक्शन इज कॉल्ड एज snowball sample. Right? Thank you. I hope you might have understood well. Thank you very much. All the best. एक दो बार और देखो और अच्छे से पढ़ो। Thank you. Bye.